बिहार में जातिगत जनगणना का काम शुरू हो गया है। ये जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण 7 से 21 जनवरी तक होगा और जिसमें घरों की गिनती की जाएगी। इसके बाद दूसरा चरण 1 से 30 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें जात के हिसाब से आबादी की गिनती की जाएगी। बिहार के सभी राजनीतिक दल जाति जनगणना कराने के पक्ष में थे और उन्होंने बाकायदा इसका एक प्रस्ताव भी पास किया था, लेकिन केंद्र सरकार इसके पक्ष में नहीं है। इससे पहले की केंद्र सरकारें भी, यानी 14 से पहले भी जो सरकारें थी, वो नहीं चाहती थी कि जाति जनगणना हो। कई बार आंकड़े सामने नहीं रखे गए। इवन कर्नाटक सरकार ने भी कराया था, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए थे। तो अभी तक इस जनगणना में जो अब तक होती रही है ट्रेडिशनली, उसमें एससी और एसटी की आबादी के आंकड़े जारी होते हैं और वो भी शेड्यूल्ड के तौर पे, लेकिन ओबीसी और अन्य जातियों की आबादी के आंकड़े जारी नहीं किए जाते। बिहार सरकार का कहना है कि जाति जनगणना से जातियों की सही आबादी का पता लगेगा, जिससे सरकार को इनके लिए सही पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि जनगणना कराने का अधिकार संवैधानिक तौर पर सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। ऐसे में राज्य सरकार की जनगणना के आंकड़ों को कितनी तवज्जो मिलेगी, ये कहना भी मुश्किल है। क्या सिर्फ आंकड़े कलेक्शन किए जाएंगे इस तौर पे और उसमें एक खाना जोड़ दिया जाएगा जिसमें जाति भी लिख दी जाएगी? ऐसे तमाम प्रश्न हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जाति जनगणना को चुनावी मुद्दा बनाती रही हैं। हमने पिछले 10, 20, 30 सालों में देखा। 90 का वो दौर याद कीजिए जब मंडल की एक बड़ी राजनीति हुई थी। इस जनगणना की बुनियाद इस बात पर भी टिकी है कि लोगों को उसकी जात की आबादी के अनुपात में आरक्षण का लाभ दिया जाए। नीतीश सरकार की ये पहल बहुत हद तक उसी दिशा में एक कदम है। इसे बीजेपी के हिंदुत्व की काट के तौर पर भी देखा जा रहा है। कुछ दिन पहले ही गृहमंत्री अमित शाह जी ने यह ऐलान किया था कि 1 जनवरी 2024 तक राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा और दर्शन के लिए वो खुल जाएंगे। ऐसे में जब पूरा देश राम मंदिर को लेकर जश्न मना रहा होगा, तब बिहार में कुछ राजनीतिक दल जातियों के नाम पर अपनी ताकत भी दिखा रहे होंगे। सवाल ये भी है कि क्या बिहार में अब 2024 का चुनाव मंडल और कमंडल के बीच में होगा और ये 2024 के लिए एक बड़ा मुद्दा भी बनेगा। नमस्कार, मेरा नाम नीरज वाजपेयी है और आवाज़ अड्डा में आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका मैं आपसे परिचय करा दूं। जनता दल यूनाइटेड के महासचिव केसी त्यागी जी हमारे साथ हैं। त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप बड़े दिन बाद आए हमारे शो में। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान जी हैं। ये भी बहुत दिन बाद दिखाई पड़ रहे हैं। और साथ ही 2 बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और मेरे मित्र प्रदीप सिंह जी और अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे जी हमारे साथ हैं। आप चारों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और नए साल की शुभकामनाएं भी आप सबको हैं। त्यागी जी, बहुत ही सीधा सपाट सवाल, सरल सा मैं पूछ रहा हूँ कि ये जाति जनगणना जो कराई जा रही है बिहार में, क्यों कराई जा रही है? एक तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ और पैनलिस्ट के कि देश की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने जातिगत जनगणना का विरोध नहीं किया है। एक तो ये जातिगत जनगणना भी नहीं है, ये जनगणना है नीरज जी। और इसमें जो कॉलम है उसमें शैक्षणिक स्थिति है, स्त्री है या पुरुष है, खेत में लगे हैं कि कामगार हैं, मकान में रहते हैं कि झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उम्र क्या है, शिक्षा क्या है, व्यवसाय क्या है, परिवार क्या है, भाषा क्या है, धर्म क्या है, संपत्ति के आंकड़े क्या हैं और विकास की योजनाओं का कैसे कैसे किन किन वर्गों को लाभ मिला है। ये जनगणना जो होनी है, जो 2011 में भी शुरू हुई थी, जिसका वायदा और दावा राजनाथ सिंह ने भी 2018 में किया था कि हम सदन को आश्वासन दिलाते हैं कि इसमें जाति का कॉलम भी जोड़ा जाएगा। तो हमारा ही नहीं और कोई हम अकेले नहीं है इसमें। आपकी जानकारी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अकाली दल के सभी फैक्शंस, बीएसपी, एनसीपी, राजद, जेडीयू, सीपीएम, सीपीआई, सीपीआई-एमएल, बीजेडी, टीआरएस, शिवसेना, वाईआर, कांग्रेस, टीडीपी, सभी पॉलिटिकल पार्टी ने इसका समर्थन किया है। हमारी जो पुरानी मित्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनके साथ जब हम सरकार में थे, उन्होंने विधानसभा में 2 बार पास किया, 2 बार मंत्रिमंडल में पास किया और दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स को लेकर के नीतीश जी प्रधानमंत्री से मिले। प्रधानमंत्री ने भी खुल्ला मने नहीं किया कि मैं इसका विरोधी हूं। तो देश में जातिगत जनगणना जो है ये 1931 में हुई थी।
सभी वंचित समाज के लोगों को, सभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को, सभी SC ST के लोगों को और इवन माइनॉरिटी के लोगों को भी ये जानने का अधिकार है कि 75 वर्षों में उनका सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कितना हुआ है। अब इसको आप जाति के विद्वेष से सोचो तो मेरा ये कहना है कि जो जाति व्यवस्था के समर्थक हैं और पोषक हैं, वर्ण व्यवस्था के समर्थक और पोषक हैं, वो इसमें रोड़ा अटकाना चाहते हैं। एक दूसरा, समाज जातियों में विभक्त है। 1941 से जनगणना नहीं हुई, क्या जाति व्यवस्था समाप्त होगी? नहीं, जाति व्यवस्था है। आपके चैनलों पे चुनाव आएंगे, एक एक जाति के आंकड़े आप लिखेंगे। तो धर्म के आधार पर जनगणना हो चुकी है, जिसके आंकड़े सरकार कई बार दे चुकी है। SC ST की जनगणना हो चुकी है, जिसके आंकड़े सरकार दे चुकी है। अगर जनरल क्लास, जिसे आप स्वर्ण वर्ग कहते हो, और पिछड़ी जातियां, इनके भी आंकड़े अगर उपलब्ध हो जाते हैं तो कोई पहाड़ नहीं गिनने वाला। अब उसमें आरोप सुन लीजिए दूसरा, नीरज जी, अगर जनगणना के आंकड़े निकल गए, ये बहुत संख्या में ज्यादा मिले, तो ये आरक्षण भी मांगेंगे। तो आरक्षण का तो सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता खोल दिया। जब 50% की सीमा रेखा पहले से तय थी, तो उसके बाद EWS में जब 50% + 10 हो गया, तो आरक्षण का तो खुल गया। और वहां की तमिलनाडु की सरकार ने, वहां पे रायपुर के अंदर सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी 60-70-80। त्यागी जी, आपने कहा कि सभी राजनीतिक दल, बहुत सारे आपने नाम गिनाए कि इसमें शामिल हैं और सब लोग दबी जुबान, मतलब बीजेपी की तरफ इशारा था कि वो भी कैटेगरिकली मना नहीं कर रहे, तो फिर रोड़ा अटका कौन रहा है? नहीं, किसी का इच्छा शक्ति के ऊपर है। अब मैं उससे भी आता हूं। नवीन पटनायक जी ने घोषणा कर दी हम कराएंगे, महाराष्ट्र सरकार घोषणा कर चुकी है, आज शरद पवार जी का बयान है, तमिलनाडु की सरकार कह चुकी है, TRS की सरकार कह चुकी है, वहां पर बघेल साहब कह चुके, तो विरोध क्या, तो कराना है, हमने शुरू कर दी। अच्छा, अब जो चतुर लोग हैं वो आंकड़े दे रहे हैं 500 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो जाएंगे बिहार के अंदर। मैं आपकी जानकारी मिलाना चाहता हूँ पैनल के मित्रों की भी जी, कि 2011 में जब कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी, उस जो SCCC बोलते हैं जिसको, आर्थिक और सामाजिक, उसमें 4,890 करोड़ रुपए बर्बाद हुए थे। खर्च नहीं, ठीक है सर, पैसा इशू नहीं है कि उसके बाद त्यागी सर, पैसा इशू नहीं है। 500 करोड़ यार, ये कोई नीरज जी पैसा भी उठ रहा बिहार के अंदर। अरे वो कोई ऐसे उठा दे रहा होगा। मैं मतलब इस शो में मैं नहीं मानता कि 500 करोड़ रुपए इतने बड़े कॉज के लिए अगर खर्च हो रहे तो कोई बड़ा इशू नहीं। मैं उसको इसलिए डिस्कशन में लाया था। मेरा सवाल आपने लेकिन जवाब नहीं दिया कि ये जनगणना, जाति की जनगणना क्यों करा जी, करा क्यों रहे हैं? नहीं, आप ये क्वेश्चन मार्क पूछ क्यों रहे हैं? क्या दिक्कत है आपको, या किसी मतलब आपसे माने आपको दिक्कत नहीं सर, मैं तो जानना चाहता हूं समूहों को दिक्कत क्यों होगी मुझे, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि कोई काम सरकार करे तो क्यों कर रही है। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। आपने SC ST की क्यों कराई थी? आप माने नीरज जी नहीं, आपने SC ST कराई है, आपने धार्मिक करा दी। इतने हिंदू हैं, इतने मुसलमान, इतने सिख, इनके ईसाई, सबके आंकड़े मेरे पास रखे हैं। अगर पिछड़ी जातियों के, वंचित समाज के लोग जो अमृत महोत्सव के, अरे इतनी महत्वपूर्ण बात कर रहे थे, नेटवर्क चला गया। खैर, मैं दोबारा आऊंगा। गुरु प्रकाश पासवान जी, आपको दिक्कत है जातीय जनगणना से बिहार में? नीरज जी, आपने और अभी त्यागी जी का भी अच्छा उद्बोधन रहा इस पूरे विषय पे। लेकिन कुछ बातें हमें समझ लेनी जैसी है। और भारत के इतिहास में पहली बार आदिवासी समाज की बेटी संविधान के सर्वोच्च पद पे पहुंची, ये जातिगत जनगणना से संभव हुआ क्या? भारत के इतिहास में सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग का है, गरीब का बेटा है, ये जातिगत जनगणना से संभव हुआ क्या? भारत के इतिहास में पहली बार 12 अनुसूचित जाति दलित समाज के मंत्री, 9 अनुसूचित जनजाति, 27 OBC समाज के केंद्रीय मंत्री, ऐसा पहली बार हुआ है। यह जातिगत जनगणना संभव हुआ है क्या? मैं ये बताना चाहता हूं, ये तथ्य यहां रखना चाहता हूं कि जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय का एकमात्र मापदंड, एकमात्र बैरोमीटर नहीं हो सकता है। पहली बात, अभी हमारे वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के, उन्होंने बिल्कुल लाइन से बताया,
नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम लिया पिता पुत्र की पार्टी, पीडीपी पिता पुत्री की पार्टी, एनसीपी पिता पुत्र भतीजे की पार्टी, जेडीयू में नीतीश जी पासवान जी, कुछ दिन पासवान जी, पहले कह दिया था अरे गुरु प्रकाश जी, गुरु जी, मुझे ये आप सुनिए ना गुरु प्रकाश जी, नहीं इंटरवेंशन नहीं कर रहा हूं मैं, ये सब बातें आप रखिएगा, मैं पहले स्पष्ट हो जाए कि आप इसका विरोध कर रहे हैं क्या, जो फैसला लिया है। मैं उसी पृष्ठभूमि पे आ रहा था नीरज जी, आपने मुझे रोका नहीं होता तो मैं बिल्कुल आता। अरे नहीं, टॉप डाउन अप्रोच पहले कर दीजिए, हाँ मैं विरोधी हूं, आप एक्सप्लेन करिए तो हमको थोड़ा संतुष्ट हो जाता, मुझे लगता है कि आप डॉच नहीं कर रहे हैं मुझे। जी बताइए। नहीं देखिए नीरज जी, राजनीति में ये ब्लैक और व्हाइट नहीं होता है, कुछ ग्रे होता है। आप मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं, आप भली भांति जानते हैं ना, तो हमने इसके विरोध में कुछ कहा है, इसीलिए इसको, लेकिन जो मुद्दा उसको समझने की आवश्यकता है। देखिए नीरज जी, इस देश में पिछले 30-40 वर्षों से जो सामाजिक न्याय की राजनीति चल रही है वो कितना बड़ा ढकोसला है, हम ये यहां बताना चाहते हैं। लालू यादव जी ने बात शुरू की जमात से, रुके जात पे, अब परिवार पे आ गए हैं। नीतीश कुमार जी की यही स्थिति रही, शरद पवार जी की यही स्थिति रही। हम तो आपसे पूछना चाहते हैं, हम तो आपके शो के माध्यम से ये विचार इस पटल पे रखना चाहते हैं कि जितने भी दलों का नाम केसी त्यागी जी ने लिया है, उन दलों में हम लोग जातिगत जनगणना करके देखते हैं कि उन दलों पे जहां पे भी डिसीजन मेकिंग पोजीशन है या सरकार में वो जहां है, क्या उन्होंने पिछड़ों को स्थान दिया है। बिहार पे आइए, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष कौन होगा, तो लालू जी होंगे, उनके बाद कौन होगा, तो तेजस्वी जी होंगे। राज्यसभा कौन जाएगा, तो मीसा जी जाएंगी। एमएलसी कौन बनेगा, तो राबड़ी देवी बनेंगी। स्वास्थ्य मंत्री कौन बनेगा, तो तेज प्रताप यादव बनेंगे। अरे ये जातिगत जनगणना है क्या? देश की तमाम पार्टियां जो आज की तारीख में जातिगत जनगणना का समर्थन कर रही हैं, मुखर हो रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वैमनस्य का भाव लाना चाहती हैं। जबकि मैंने शुरुआत में आपको कह दिया, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े क्षेत्र से आने वाली आदिवासी समाज की बेटी को संविधान के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के लिए किसी जातिगत जनगणना की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। नीरज जी, हमें समझना चाहिए। और अगर पिछले 8 वर्षों का भी आप उठा करके देखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात हो तो भारतीय जनता पार्टी, और उसके बावजूद नीट में जब स्थान देने की बात हो तो भारतीय जनता पार्टी, ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व देने की बात हो तो भारतीय जनता पार्टी। और यही कारण है, गुरु, बात को समाप्त, पॉइंट ठीक है आपका, यही कारण है। हाँ पॉइंट आपका ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जातियों की जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो ढकोसला कर रहे हैं। तो जब आप इस सरकार में शामिल थे तभी ये प्रस्ताव पास हुआ था, तब आप साथ में थे, इसीलिए मैंने शुरुआत में पूछा था कि हाँ पक्ष में है या नहीं है। लेकिन अभी रुकिए, अब आप थोड़ा, त्यागी जी आपकी बीच में बात छूट गई थी, और अगर आप चाहें तो गुरु जी के जवाब भी दे सकते हैं, गुरु प्रकाश जी का। जी, जो गुरु प्रकाश जी कह रहे हैं उससे मेरा सैद्धांतिक मतभेद है। एक तो मैं गुरु जी से मैंने पहले भी कहा था, नीतीश कुमार जी ना जात में यकीन करते हैं, ना वो भ्रष्टाचार के समर्थक हैं, और ना वो डायनेस्टिक सक्सेशन के हैं। तो कृपया उनका नाम लेते हुए का आप संकोच बरतेंगे, ये मेरा आपको सुझाव और वो है। तीसरा ये है कि नीरज जी का वक्तव्य ये है कि जातिगत जनगणना आपकी पार्टी चाहती है कि नहीं चाहती है। वो ये नहीं पूछ रहे कि किस पार्टी में किस जाति के उसके परिवार के क्या लोग हैं। परिवारवाद पर एक दिन अलग से बहस आप नीरज जी कर लीजिएगा, उसमें नीरज जी को इनको बोलने का अच्छा मौका दीजिएगा। मेरे पास इस समय ये आंकड़े हैं, और मैं ये भी बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि क्या समाज में वर्ग और वर्ण है या नहीं है। मैं आपसे नहीं नीरज जी, इन्हीं से पूछना चाहता हूं। हाँ, नहीं, क्या वर्ण के जरिए, क्या वर्ग, त्यागी जी मैं इनसे यही जवाब लूंगा मैं, लेकिन आप भी मेरा मूल प्रश्न नहीं जवाब दे रहे। जाति जनगणना क्यों करा रहे हैं आप? एक लाइन का जवाब दे दीजिए, उसके बाद फिर आप वर्ण व्यवस्था में बताइएगा मुझे। जी, जातिगत जनगणना के 2 कारण हैं। एक तो 1931 के बाद आज तक जातिगत जनगणना नहीं हुई। हाँ। जो 2011 में कांग्रेस पार्टी के शासन काल में हुई थी वो भी बंद हो गई। नंबर 1। नंबर 2, SC ST की जनगणना हो चुकी, मैं पहले भी कह चुका आपसे, और माइनॉरिटी की भी हो चुकी है, सबकी, ईसाई, क्रिश्चियन, सिख, सबकी हो चुकी है। तो जनरल क्लास जिसे आप स्वर्ण वर्ग बोलते हो, हाँ। और जो पिछड़ा वर्ग है उनको भी जानने का अधिकार है कि उनके वर्गों के कितने % सेक्शंस को ये अमृत महोत्सव के दौरान उनके सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कितने हुए हैं, ये जानने का उनको अधिकार है। रोज हम भाषण देते हैं। हाँ। तो इसलिए जनगणना जरूरी है। तीसरा एंड अब ऑल, जब जाति है, वर्ग हैं,
तो उसके आधार पर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये कोई बुरी बात नहीं है। पीरियड सर, ये तो संविधान आपको जिसके जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये है मूल मुद्दा जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। आप इतनी देर बाद इस पे आए, कोई दिक्कत नहीं सर इसमें, यही इसी का जवाब गुरुप्रकाश जी को देना। गुरुप्रकाश जी सुन लिया आपने, अब बताइए आप इसके समर्थक थे इस प्रस्ताव के? नहीं, बिल्कुल मैंने ध्यान नहीं, देखिए नीरज जी, मैंने बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक सुना है आदरणीय केसी त्यागी जी की बातों को, और शुरुआत में उन्होंने कहा, लेकिन ये कहते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि पटना के अखबारों में छपा था, नीतीश कुमार जी का बयान था कि मेरे उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव होंगे। तो अगर ऐसे लोग जिन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत समाजवाद से की, वो परिवारवाद पे किन कारणों से रुक गए हैं, इस पे मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारा ये विधिवत स्टैंड है कि जातिगत जनगणना सिर्फ एकमात्र कोई मापदंड नहीं हो सकता है। अगर ये एकमात्र मापदंड होता तो द्रौपदी मुर्मू जी, आदिवासी की बेटी, वहां संविधान के सर्वोच्च पद पे बैठी है, और इन्हीं लोगों ने उनको रोकने का भी काम किया था। और हमारे जहां तक स्टैंड की बात है, हम स्पष्ट हैं, हमने वोट किया था, इसका सपोर्ट किया, हमने वोट दिया है भी। गुरु प्रकाश जी, हमारी पार्टी ने वोट दिया है। मैं बिल्कुल, देखिए आपका मैं भी नहीं बोलता हूं, है, लेकिन हमारी पार्टी ने साथ में थे, मैं जी नहीं बिल्कुल, ये अच्छी बात है। नहीं, आपने कह दिया कि हमने विरोध किया था, ये गलत है, हमारा ये साथ गलत दिया था। नहीं, आप मैंने आपके संदर्भ में नहीं कहा था, मैंने आप उनके लिए कहा था जिनके साथ आप आज खड़े हैं, जिनके साथ आप खड़े हैं। राष्ट्रीय जनता दल, बोलिए ना सर, आप लोग इतना इशारों में क्यों बात कर रहे हैं? रोका था नीरज जी, नहीं नीरज जी रुकिए। आज दुर्भाग्य है कि आज जिनके साथ आदरणीय त्यागी जी खड़े हैं, उन लोगों ने आदिवासी की बेटी को राष्ट्रपति भवन जाने से रोकने का पूरा प्रयास किया था। और ये मैं बोलूंगा, पहली बार देश के इतिहास में आदिवासी की बेटी वहां पहुंचने वाली थी, और ये तथाकथित सामाजिक न्याय के जो पैरोकार हैं, जो सिर्फ परिवारवाद के पोषक हैं, उन्होंने उस आदिवासी की बेटी के राह में कोई रोड ब्लॉक नहीं छोड़ा था। मैं बताना चाहता हूं आपको। इसीलिए देखिए, ये जातिगत जनगणना के नाम पे जो परिवार बचाओ अभियान चल रहा है, आप इनकी पार्टी की, इनके संगठन के, इनके सरकारों में कितना प्रतिनिधित्व इन्होंने दिया है, ये वही नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने गरीबों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, पियोगे तो मरोगे, महिलाएं बेवा हो गई हैं, बच्चे अनाथ हो गए हैं जी। इससे नीतीश कुमार जी की संवेदनशीलता का पता हमें चलता है। इसलिए जातिगत जनगणना के नाम पे ये ढकोसलेबाजी देश में नहीं चलने वाली है। जी त्यागी जी। गुरु प्रकाश जी की जानकारी को मैं और समृद्ध करना चाहता हूं। जिस समय इससे पहले राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, हम उस समय एनडीए में नहीं थे, उस समय हम यूपीए प्लस में थे, यानी कि हमारा महागठबंधन था। और जब कोली जाति के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनका नाम जब आया, हमने गठबंधन भी छोड़ा और हम अति दलित महाजाति के कोरी समाज के डॉक्टर साहब के साथ खड़े हो गए। अब जब मौका आया एक आदिवासी महिला को बनाने का, हमारी इनकी तकरार चल रही थी, लेकिन सामाजिक न्याय के नाम पर हमने मुर्मू जी का भी साथ दिया जी, त्यागी जी, डॉक्टर कोविंद का भी साथ दिया। लिहाजा अपने, हाँ जी, नहीं वो उन्होंने कहा कि हाँ आपने साथ दिया, वो राष्ट्रीय आप लोग एक तो इतना इशारों में बात कर रहे, खुल के बोलिए राष्ट्रीय जनता दल ने के बारे में आप कह रहे हैं, आप खुल के बोलिए कि मैं आरक्षण के बारे में बात करूं। त्यागी जी, मेरे एक सवाल है मेरे मन में, आप कह रहे हैं कि आप ये जानना चाहते हैं, बिहार सरकार जानना चाहती है कि कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या स्थिति है, उसमें एक जाति के कॉलम जोड़ दिया गया। अभी जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं दलितों के लिए, SC ST के लिए, OBC के लिए, ये सब कैसे आप लोग देते हैं? अभी आपके पास जानकारी होती कि नहीं होती, कैसे पहुंचती वहां तक ये स्कीम्स? नहीं, वो जनगणना हमारे पास नहीं है, कास्ट वाइज नहीं है हमारे पास, लेकिन गुरु प्रकाश जी एग्री करेंगे और ये उसके हिस्सेदार रहे हैं। नहीं तो जो मान लीजिए कोई नौकरी निकली, भी 35% आरक्षण हुए। सर कोई नौकरी मान लीजिए निकलती वहां पे, सरकारी नौकरी आप लोगों ने ऐलान भी किया था, तो उसमें आरक्षण कैसे लागू करते अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन कितना है? एक तो SC ST का तो है ही है, हाँ, OBC कैसे पता लगता है? दूसरा पिछड़ी जाति का भी है 27%। नहीं वो तो है, 7% है। जब आपके पास ये जानकारी नहीं है कौन कितने में है, कहाँ कैसे अप्लाई करेंगे, तो आप वो इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? अभी कैसे योजनाएं चलती हैं? आप नीरज जी दो चीजों को एक करें, आप दो चीजों को एक कर रहे हैं। पिछड़ी जाति का आइडेंटिफिकेशन है, उनके पास रजिस्टर्ड,
27% आरक्षण मंडल कमीशन के तहत सर सुरक्षित त्यागी जी है। मेरा सवाल नहीं सुना और आपने। मंडल की त्यागी जो जी जातियां त्यागी जी हैं- त्यागी जी मेरा सवाल नहीं सुना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि आपने जब अपने वक्तव्य में कहा कि ये जानना जरूरी है कि कितना अपलिफ्टमेंट हुआ उन लोगों का जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, तो अभी जो स्कीम्स का फायदा मिलता है इन तमाम वर्गों को, वो कैसे मिलता है अगर आपको ये जानकारी ही नहीं है? मेरा सवाल ये है, मैं घुमा के पूछ देता हूं, सीधे सीधे पूछ देता हूं, मैं भी क्यों इशारे में पूछ रहा हूं। अभी वो सब कुछ स्कीम्स लागू हो रही है ना सर उन लोगों के लिए, तो जानकारी तो है। ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं है कि कौन किस जाति का है, कौन किस उपजाति का है, कौन क्या है, सब मालूम है सबको, लेकिन हमको इसको एक एजेंडा बनाया। खुल के बोलिए सर, 24 के लिए एजेंडा है मेरा। हाँ है, बस 24 के लिए एजेंडा है। खुलकर बोलता हूं आपके चैनल पर हाँ। कि उस पार्टी को वोट दो, उस गठबंधन को वोट दो जो पिछड़े वर्ग के 55, 57, 58% लोगों को इकोनॉमिक और सोशल एम्पावरमेंट में मदद करे। मैं बोल रहा हूं, मुझे कहां संकोच है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है गुरुप्रकाश जी, मैं बोल रहा हूं 24 के लिए एजेंडा सेट है ये, अब इधर उधर की बातें नहीं होंगी। बताइए। नहीं, देखिए नीरज जी, ऐसा है कि देश का पिछड़ा, देश का दलित, देश का आदिवासी, उसको ठगा गया है। हमारे देश में जो सामंती सरकारें रही हैं उनको ठगा गया है सामाजिक न्याय के नाम पे, कांग्रेस के नाम पे, ये उन्होंने देख लिया है। लेकिन आज जब वो देख रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन जो कि संविधान का सर्वोच्च स्थान होता है, वहां एक दलित समाज के व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होता है और केसी त्यागी जी भी हम लोगों के साथ आते हैं कि आदिवासी समाज की बेटी जाए, नंबर 1। नंबर 2, वो देश का पिछड़ा, वो देश का गरीब, वो देश का दलित ये देख रहा है कि जब मौका मिला सत्ता में हिस्सेदारी का, तो 27 ओबीसी समाज के मंत्री, 12 दलित समाज के मंत्री, 9 अनुसूचित जनजाति समाज के मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शपथ मिला है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। आप भली भांति जानते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी हो, कल्याण सिंह जी हो, उमा भारती जी हो, एक फेहरिस्त है हमारे पास कि समाज के सभी वर्गों को अगर सम्मान और प्रतिनिधित्व और निर्णायक स्थानों में जगह मिली है तो भारतीय जनता पार्टी में मिली है। हम भूल गए हैं क्या कि इस देश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार किसी दलित को किसी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष बनने का मौका मिला था, तो वो स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण जी थे। इसीलिए हम बताना चाहते हैं, और ये प्रतिनिधित्व के साथ साथ हम ये भी प्रयास कर रहे हैं, और ये देश में सच्चाई है, देश में सच्चाई है कि बहुत, तो ये भी है गुरु, ये 24 के लिए एजेंडा बना रहे हैं, नहीं है 24 के लिए सर एजेंडा। अब उस पे आइए ना सर, वो तो आपकी बात है। रुकिए अब सर, रुकिए, दोनों लोग रुकिए। अब आप, नहीं नीरज जी, नहीं, वो कह रहे हैं कि ये 24 के लिए मैं एजेंडा बना रहा हूं। वो तो देखिए 14 में भी बना रहे थे, 17 में बना रहे थे, 19 में बना रहे थे, और 24 में बना ले, प्रयास कर ले। लेकिन हाँ। देश का गरीब, देश का दलित, देश का पिछड़ा, उसको पता है कि उसको किसके साथ, कौन उसके साथ है, कौन नहीं। ठीक है, रुकिए, चाहे जितना बरगला, गुरुप्रकाश रुकिए। अभी प्रदीप सिंह जी और दुबे जी के पास चलते हैं। आप लोगों से देखिए काफी बातचीत हो गई, 20 मिनट तक हम लोगों, आप ही दो लोगों से बात की। प्रदीप जी, क्या 2024 में मंडल कमंडल एक बार फिर से होगा? क्योंकि अमित शाह जी ने अनाउंस किया कि 1 जनवरी 2024 को मंदिर खुल जाएगा दर्शन के लिए, और दूसरी तरफ पैरेलली ये भी खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। देखिए यूपी में देखिए आप, अखिलेश यादव जी इस समय सिर्फ एक ही रट लगा रहे हैं कि पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ, आउट ऑफ द ब्लू। यूपी में तो अभी कुछ है भी नहीं। नहीं नीरज जी, मेरा तो सीधा सा मानना है, देखिए जातिगत जनगणना हो या नहीं हो, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं। अगर होती है तो भी ठीक होता है, अगर 75 साल से नहीं हुई तो ऐसी कोई आफत नहीं आ गई, आसमान नहीं गिर गया। जो त्यागी जी कह रहे हैं गिनती हो जाएगी तो कौन सा आसमान गिर जाएगा, गिनती नहीं हुई तो कौन सा आसमान गिर जाएगा। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि 57-58% जो है वो पिछड़ों को उनका उसका लाभ मिले, उनका विकास हो। पहली बात तो ये आंकड़े फर्जी, गलत बोले जाते हैं जानबूझकर, क्योंकि जिसकी गिनती नहीं हुई है उसके बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। त्यागी जी भी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूं, मंडल आयोग ने भी लगाया, उन्होंने कहा 52% है। अब आप देखिए 2011 की जनगणना में जिसकी गिनती हुई है उसकी बात करें। जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं 6 हमारे यहाँ, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, उनकी आबादी में उनका कुल हिस्सा 19.3% है। और जो अनुसूचित जाति के लोग का समाज है उनका 16.6 और अनुसूचित जनजाति का 8.6, ये होता है 44.5। बचता है 55.5। उसमें से अगर 57-58
5% ओबीसी है तो मतलब सवर्ण समाज के लोग तो हैं ही नहीं देश में। फिर तो उनकी कोई गिनती ही नहीं है, वो इस देश में रहते ही नहीं है। तो ये इस जनगणना का, या मैं तो इसको कहता हूँ सर्वेक्षण है। जनगणना का अधिकार जो आपने शुरू में कहा अपनी बात में, वो केवल केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार को नहीं है। और ये त्यागी जी ने कहा कि ये जाति की गणना नहीं है, ये सब कुछ है इसमें, शैक्षणिक योग्यता, आय का जो ब्यौरा है, ये सब मांगा जा रहा है इसमें। तो ये एक सर्वेक्षण है। सवाल 2-3 सवाल है। सवाल ये है कि ये पूरी तरह से क्या एक राजनीतिक हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है? अगर हो रही है तो खुल के बोलना चाहिए। जो त्यागी जी ने बोला कि हाँ 24 का एजेंडा बना रहे हैं, इसको एजेंडे में शामिल कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर पार्टी जो है अपने हिसाब से मुद्दे तय करती है। दूसरी बात, जातियों की गिनती से उनका विकास होगा, इसका कोई अध्ययन हुआ हो? जातियों की गिनती ओबीसी की नहीं होती, सवर्ण वर्ग की नहीं होती, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की होती है। तो क्या अच्छा नहीं होता कि मांग ये होती कि पहले ये अध्ययन कराइए, ये स्टडी कराइए कि इनकी गिनती से इनके समाज को कितना लाभ हुआ, और गिनती से लाभ हुआ या सरकार की दूसरी योजनाओं के जरिए? क्या अगर इनकी गिनती नहीं होती तो सरकार की योजनाओं का लाभ इनको नहीं मिलता? या जिनकी गिनती नहीं हुई है, क्या उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है? इसके तंत्र अलग है। जो सरकारें ये योजनाएं लागू करती हैं एनएसएसओ के सर्वे के आधार पर, उसी आंकड़े के आधार पर करती है। ये कोशिश जो है मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव के दबाव में 2011 में कांग्रेस की केंद्र सरकार ने भी कराया था, जिसको सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का नाम ये दिया 24 गया। में मुद्दा बन पाएगा कि नहीं प्रदीप जी, जो त्यागी जी कह रहे हैं बनाने के लिए? 2024 का? हाँ, नहीं, कह रहे हैं ना देखिए, कि मुद्दा बनाना चाहते हैं। अगर विपक्ष को बीजेपी को रोकना है, हाँ, तो उनको कमंडल को तोड़ना पड़ेगा, या हिंदुत्व को तोड़ना पड़ेगा, या हिंदू राष्ट्रवाद को तोड़ना पड़ेगा। जाति का महत्व बढ़ाना पड़ेगा राजनीति, कि जाति के आधार पर लोग वोट दें। अगर ऐसा होगा तो लगता है विपक्ष को कि बीजेपी कमजोर होगी। लेकिन पिछले 8 साल में जिस तरह से बीजेपी ने सामाजिक समीकरण साधे हैं, वो स्थिति बदल गई। ये बीजेपी 80 और 90 के दशक वाली या 2000 के दशक वाली नहीं है। ये बीजेपी में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। सबसे ताजा उदाहरण गुजरात के चुनाव का, हर वर्ग का 50% से लगभग ऊपर, 45 से 55, 70, 75% तक समर्थन मिला है भारतीय जनता पार्टी को। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से जाति पर में विभाजित थी। उसमें भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 1996 से 2019 के बीच में पहले 20% था, अब 37% हो गया। विपक्षी दलों का, क्षेत्रीय दलों का 41% था, वो 20%। जी प्रदीप जी, है जी दुबे जी, 3 लोगों को आपने सुना। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा और डीप समराइज करता हूँ। पिछले मतलब मैं जब से इस राजनीति को कवर कर रहा हूँ, 25 साल मान लीजिए आप, बहुत सारे चैंपियन अलग अलग इलाकों में थे। तो एक सवाल उनसे ये बनता है, पूछना चाहिए कि भाई आप लोगों ने क्या किया? टाइमिंग को इशू है कि इस समय आप क्यों करा रहे हैं, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई चुनाव का एजेंडा बनाना, इसलिए हम करा रहे हैं। मेरा सीधा सपाट सा सवाल है कि क्या आज की परिस्थिति में जो एजेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है, इसको इशू बनाने की कोशिश की जा रही है, इसके मेरिट पे मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कोई आदमी इस पे डिस्प्यूट ना करे, मेरिट पे अलग से बहस होती है। ये जो बनाने की कोशिश हो रही, क्या ये बनेगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जो लोग इसको बनाना चाहते हैं, उनसे ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आप 25 साल से, 30 साल से, 15 साल से सरकारों में हैं, आपने क्या किया है? कितना आपने भला किया जिसके बिना पे आप कह रहे हैं कि मैं और करना चाहता हूँ? गुदुबे जी। देखिए नीरज जी, मैं जातिगत जनगणना के पक्ष में हूँ। मेरा विचार है कि इसको हो जाने देना चाहिए। अगर ये हो जाएगी तो एक मांग जो लगातार हो रही है और लगातार उसके ऊपर सार्वजनिक जीवन में बहस चलती रहती है, वो मांग एक बार में समाप्त हो जाएगी। लेकिन साथ में मैं ये भी जानता हूँ, इसी बात में आपकी बात, पहली बात का जवाब भी निहित है। मेरा मानना है इससे जिस राजनीतिक लाभ की कल्पना की जा रही है, वो राजनीतिक लाभ इससे नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अब उस काम में बहुत देर हो चुकी है।
अगर 90 के दशक से पहले जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की जाए कि न की जाए, इसकी बहस चल रही थी, जब बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में दीवारों पर लिखा था कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की जाए, उस वक्त अगर जातिगत जनगणना हो जाती, या उसके 90 के दशक के बाद जब लागू कर दी गई वीपी सिंह द्वारा रिपोर्ट, उसके बाद अगर जातिगत जनगणना होती, तब फिर उसका राजनीति के ऊपर, समाज के ऊपर, सरकार की संरचना के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी की संरचना के ऊपर और भी कई इलाकों की और भी कई क्षेत्रों की संरचना के ऊपर उसका एक असर पड़ता। आज स्थिति ये नहीं है। आज की राजनीति पूरी तरीके से बदल चुकी है। उसकी वजह यह है कि जो पिछड़े वर्ग की चैंपियन पार्टियां थीं, और आज भी वो कहती हैं कि वो चैंपियन पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, या नीतीश कुमार जी का दल है, या दक्षिण भारत की भी कुछ पार्टियां हो सकती हैं, और भी कोई कुछ दल हो सकते हैं। पिछड़े वर्ग का नेतृत्व तो अब इन पार्टियों में सीमित नहीं रह गया है। वो चीज जो पहले बनी हुई थी वो खुल गई है, और उस नेतृत्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा, यानी पिछड़े वर्ग के समर्थन का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया। ये अगर आप चुनावी आंकड़े देख लें पिछले 10 साल के, तो ये साफ तौर पे आप दिखाई पड़ेगा। और इस प्रक्रिया में हुआ यह है कि एक 45 से 50% के बीच की भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव के इलाकों में एक हिंदू एकता बन गई है। बिहार में ये हिंदू एकता इस तरह की नहीं है, ये बात भी सही है। बिहार की स्थिति को थोड़ी सी भिन्न है। बिहार में अभी भी भारतीय जनता पार्टी मुहावरे के तौर पर कहें तो ब्राह्मण बनिया पार्टी है। वहां पर उसे पिछड़ों के उस तरह के वोट मिलने शुरू नहीं हुए हैं। चुनावी आंकड़े नहीं कहते, इसलिए नीतीश कुमार पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन उत्तर प्रदेश में वो एकता बन गई है, और दूसरे जो मध्य भारत के, पश्चिम भारत के और उत्तर भारत के और दूसरे इलाके हैं, और उनमें वो एकता बन गई है। उस एकता के बनने की प्रक्रिया से ये हुआ है कि सामाजिक न्याय की तथाकथित दावेदारी करने वाली जो पार्टियां हैं, उनके हाथ से राजनीति की कुंजी निकल गई या निकलती जा रही है राजनीति कुंजी। इसलिए अब जातिगत जनगणना हो भी जाए तो उससे कोई विशेष राजनीति की जो ट्रेजेक्ट्री है, उसका जो रुझान है, मुझे नहीं लगता उसकी तो दुबे जी, आपको लगता है ये थोड़ी सी इतिहास की बात और मैं कह दूं नीरज जी। पहली बात तो ये है, ये अपने आप में बड़ी मनोरंजक बात है कि बहुत सारे मामलों में भारतीय जनता पार्टी एक काम किया उसने अतीत में। आज वो उस काम को नहीं करना चाहती, उसके खिलाफ तर्क देती है। मुझे 2001 याद आ रहा है, जब राजनाथ सिंह जी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी। राजनाथ सिंह ने एक सामाजिक न्याय समिति बनाई थी हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में, जहां जितने साथी बैठे हुए सबको ध्यान होगा। उस समिति ने तकरीबन वैसा ही काम किया था, पैमाने का फर्क था, जोर का फर्क था, जो कि बिहार में किया जा रहा है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक गोटी लाल नहीं हुई उत्तर प्रदेश में, इसलिए वो चीजें बिगड़ गई। तो इस राजनीतिक युक्ति का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी भी कर चुकी है, आज नहीं कर रही है। नहीं दुबे जी, मुझे ये बताइए, फिर अभी जो ये कवायद शुरू हुई है, इसका लक्ष्य क्या है? राजनीति लक्ष्य है या जन कल्याण लक्ष्य है? मतलब वो उस वर्ग का कल्याण कर रही है, पॉलिटिक्स कर रहा है? पहली बात तो ये है कि राजनीति और जन कल्याण दो अलग अलग एयरटाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है सर, कैसे नहीं? नहीं, मेरा मानना, मैं अपनी राय बता रहा हूं। बताइए। मेरा मानना यह है कि जो बाजारवादी शक्तियां हैं वो ये मानती हैं कि राजनीति से इतना कटा जाएगा और बाजार की ताकतों पर जितना भरोसा किया जाएगा उतना जन कल्याण होगा। लेकिन राजनीतिक दल इस बात को नहीं मानते हैं। वो जन कल्याण को राजनीति के जरिए प्रोसेस करते हैं। भाजपा भी करती है उसी तरह प्रोसेस, सब लोग करते हैं प्रोसेस। अगर नहीं करेंगे तो उनकी राजनीति सिफर हो जाएगी। इसलिए दो अलग अलग चीजें नहीं है। देखिए, विभिन्न तबकों को, जिनको मेरा मानना है कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उनको आरक्षण देने का काम भारतीय, राजस्थान में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने जाटों को आरक्षण दिया और जाटों के वोट छीन लिए कांग्रेस से उन्होंने। तो ये इस तरह की आरक्षण को इस्तेमाल करके, सामाजिक न्याय को इस्तेमाल करके बहुत सारी युक्तियां अलग अलग पार्टियों ने। तो यही दुबे जी, मैं ये तो कर रहा हूं, ये प्रयास नहीं सर, ये मैं ये सवाल आपसे इसलिए डिस्प्यूट कर रहा हूं कि उद्देश्य तो यही है ना कि वोट हासिल करना है, उनका कल्याण अंतिम लक्ष्य नहीं है कि कल्याण हो जाए, इसलिए मैं इतनी अपनी कोशिश कर रहा हूं। राजनीति का उद्देश्य क्या है नीरज जी? जीतना। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हैं, उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है सरकार के संसाधनों पर अधिकतम कब्जा करना, और चुनाव जीतना। चुनाव अगर चुनाव जीत के ही होगा। अगर आप चुनाव नहीं जीतेंगे तो सरकार के संसाधनों पर आपका कब्जा कैसे होगा? एग्जैक्टली सर, यही तो सवाल है। आप जिस समुदाय की नुमाइंदगी करते हैं या जिन समुदायों की नुमाइंदगी करते हैं,
उन समुदायों को उन संसाधनों का प्रमुख रूप से लाभ नहीं नहीं सर, बाकी लोगों को थोड़ा बहुत दे देना। दुबे जी हिंदुस्तान में राजनीति का व्यवहारिक उद्देश्य रहा है। दुबे जी, आप बहुत नेक दिली से बात कह रहे हैं। इतना नेक दिल नहीं है राजनीति की। उनका उद्देश्य वहीं तक सीमित हो जाता है कि वोट खींचो, उसके बाद छोड़ो। आप तो बहुत नेक दिल आदमी का, आप कह रहे हैं कि उसके जरिए ये सब करेंगे। अब मैं आपको छोटी सी बात बताऊं। हाँ, उत्तर प्रदेश में यादवों के प्रभुत्व वाली सामाजिक न्याय की जो पार्टी है, जब उसको सत्ता प्राप्त होती है तो राज्य के संसाधनों पर किसका कब्जा होता है? उन्हीं का, जिनका आप नाम ले रहे हैं। प्राप्त होती है तो राज्य के संसाधनों पर किसका कब्जा होता है? नहीं, उनका नहीं, वो भी एक बहुत सीमित लोगों का। ये भी महत्वपूर्ण कह है। रहा हूं ना, वो बड़ा वर्ग नहीं होता उस पे सत्ताधारी। जो आप एक ही बात कह रहे हैं। हाँ नहीं, हम इसलिए और क्लियर कर देना चाहते हैं। बात नहीं कह रहे। नहीं सर, अलग अलग बात इसलिए क्योंकि जनता में मैसेज आएगा, अच्छा वो जीते जो चैंपियन थे ओबीसी की, तो देखो सारे ओबीसी को सत्ता संसाधन मिलेगा। नहीं, उसमें भी कुछ खास सरनेम वालों को ये ध्यान रखना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि हाँ। देखिए, अब सामाजिक न्याय का चैंपियन कोई नहीं रह गया है। करेक्ट। इस बात को मैं पहले भी आपके मंच पर कह चुका हूं, लिख चुका हूं, किताब में लिख चुका हूं, तथ्यों और आंकड़ों से ये प्रमाणित किया जा सकता है। जी अच्छा, एक छोटा सवाल प्रदीप जी से ले लूं सर। प्रदीप जी, न्याय का ये वो जमाना था जब लोग दावा करते थे, उन्हें मान लिया जाता था। आज जो लोग सामाजिक न्याय की नुमाइंदगी का दावा करते हैं, वो दरअसल एक सशक्त हो चुकी बिरादरी के नेता हैं। हाँ नहीं, ये बात आपने सही कही। एक बार मुझे एक बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि यादव भी यूपी का अलग है और बिहार वाला अलग है, चौधरी भी इधर वाले अलग, उधर वाले अलग है, जाट भी 4 प्रकार के हैं। ये सब मतलब समुदाय बढ़ गए हैं। अब ये जातियां होती हैं, पता नहीं कैसे रह गई। लेकिन प्रदीप जी, आप पक्ष में, दुबे जी तो कह रहे हैं मैं तो पक्ष में हूँ, एक बार हो जाए, वंस फॉर ऑल खत्म हो। आप भी चाहते हैं कि हो जाए एक बार, सरदर्द खत्म हो। ये भाई ले लो, अब नंबर पता चल गया अब आपको, अब आप इसी में पॉलिटिक्स करो। नहीं, मुझे जातिगत जनगणना से कोई समस्या नहीं है, कोई विरोध नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो कहा जा रहा है कि ये इस वर्ग के भले के लिए, विकास के लिए इसकी गिनती कराई जा रही है, उस पर ऐतराज। ये अधिकार जो अभय जी ने बात कही, थोड़ा सा उसी को आगे बढ़ाता हूँ। जो बात कही उन्होंने 80 के दशक में, 90 के दशक में, जब 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशें लेकर वीपी सिंह की सरकार आई, उस समय क्या नारा लगा था? उस समय नारा तो यही लगा था ना कि जो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन वो हिस्सेदारी मिली कहाँ? मिली एक जाति को या 2 जातियों को, या ऊपर की जो है 3-4 जातियों, बाकी को आपने छोड़ दिया। तो जो सामाजिक न्याय का चैंपियन अपने को मानते हैं, सामाजिक न्याय की पार्टियां मानते हैं, राजनीतिक शक्ति मानते हैं, वो नैतिक अधिकार खो चुके हैं सामाजिक न्याय के नाम पर सत्ता हासिल करने का। जी, कि हमको सत्ता दीजिए, हम देखिए पिछड़ा वर्ग को और इस वर्ग के लोगों की जिंदगी बदल देंगे, उनकी जीवन शैली बदल देंगे। हाँ। वो उन्होंने किया नहीं। सत्ता मिली तो पहले अपनी जाति को देखा, उसके बाद परिवार पर आ गए। नहीं ये तो सर देखिए, ये बहुत बड़ा एक अन्याय है तमाम उन वर्गों के लिए जो पिछड़े रहे हैं। जो उनके चैंपियन है, उन्होंने अन्याय तो किया है, मतलब उन्होंने खुद ही उनको बहुत अपलिफ्ट नहीं किया। लेकिन एक बार त्यागी जी, आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे प्रदीप जी की बात पे, बताइए सर। संदीप जी, नीरज सर, मेरा नाम नीरज। हमारे पुराने साथी मित्र हैं। हाँ नीरज जी, मैं प्रदीप जी को संबोधित कर रहा हूं। हाँ नहीं, जी बताएं। प्रदीप जी, 1978 में आप जो कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय के जो योद्धा थे उन्होंने न्याय नहीं किया, तो आप तो मेरे से ज्यादा विद्वान हैं। 1978 में मुंगेरीलाल कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया कर्पूरी ठाकुर जी ने, जिसमें अति पिछड़ों के लिए 12%, जिसमें पिछड़ों के लिए 8%, और देश की राजनीति में पहली बार जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि स्वर्णों के लिए 3%, महिलाओं के लिए 75 साल में पहली बार किसी समाजवादी नेता ने 3%। तो ये कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला था नंबर 1। उनकी सरकार गिर गई इसी सवाल पर। वीपी सिंह की सरकार आई, उसका मैं जिक्र इसलिए नहीं करना चाहता, उसमें मैं भी सांसद था, और उसको गिराने में हमारी दोनों मित्र पार्टियां, कांग्रेस भी और बीजेपी दोनों शामिल थी, जब नॉन कॉन्फिडेंस आया था उसके खिलाफ। तीसरा, नीतीश कुमार जी, गुरु प्रकाश जी बैठे हैं, इतना तो ये भी स्वीकार कर लेंगे कि हमारी इनकी सरकारों में अति पिछड़ों का कमीशन बना, अति पिछड़ों की साझेदारी बनी, पंचायत में, नगर पंचायत में अति पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन हुआ। अब मैं जो वीपी से उनका जिक्र किया राजनाथ सिंह जी का, मेरे मित्र दुबे जी ने, तो उन्होंने कमीशन बनाया था। उसने
पिछड़े और अति पिछड़ों का डिवीजन किया था। 2018 में वाजपेयी जी इस सरकार ने, यानी कि मोदी सरकार ने जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाया, जिसका कहना था कि कई हजार जातियों का एक भी आदमी सरकारी नौकरियों में नहीं आया। ये सच है। तो कैसे इनका भी वर्गीकरण हो? मैं तो प्रदीप जी उनका भी वर्गीकरण चाहता हूं, जिनको लेकर के आपकी चिंताएं हैं कि वो कोटा पूरा खा गए। मैं चाहता हूं कि जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट तैयार है और 7 बार उसका कार्यकाल बढ़ चुका है वाजपेयी जी। थोड़ी चिंता मैं चाहता हूं आप लोग उस पर भी व्यक्त करें कि 2024 के चुनाव से पहले, एक सेकंड, लेट मी फिनिश फर्स्ट, 2014 से पहले, 24 से पहले वो रिपोर्ट आ जाए, ताकि पिछड़ों में जो अति पिछड़े हैं उनका सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट क्यों नहीं हो पाया। जी, मैं चाहता हूं रिपोर्ट लागू हो। बिल्कुल सर, देखिए इस चर्चा के दौरान ये हम लोग बात करें। सर एक मुझे छोटा ब्रेक ले, लौट के आते हैं। ये बिल्कुल होना चाहिए और ये जहां जिसको हक है उसका वो मिले, लेकिन जो सत्ताधारी दल रहे हैं, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, पिछले 25, 30, 40, 50, 70, 75 जितना साल आपको देखना हो वो देखिए कि उसका फ़ायदा किसने लिया है। ठीक है, ये सवाल इसलिए हवा में नहीं उड़ाया जा सकता कि अरे यार ये तो रेटरिक है। रेटरिक नहीं है, ये सच्चाई है कि आरक्षण का फ़ायदा किसने उठाया है। तो मेरा एक सवाल ये जो मैं ब्रेक के बाद आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि क्या जो लोग ओबीसी वर्ग में है, पिछड़े वर्ग में है, उसकी जो ताकतवर जातियां हैं, ये सब नंबर जब आउट हो जाएंगे तो क्या उनको ये खतरा नहीं है कि भाई साहब फ़ायदा तो आपने सब उठाया है? तो ये सवाल आपके ऊपर भी उठेगा कि अब आपके पास क्या है, अब तो नीचे वालों के लिए है। छोटा सा ब्रेक से लौट के आता हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ, ब्रेक के बाद, बहुत छोटा सा ब्रेक। स्वागत है एक बार फिर से, और चर्चा हो रही है आज जाति जनगणना पे, जहाँ पे बिहार में शुरू हो चुकी है और इसको 24 का एजेंडा बनाने के लिए नीतीश सरकार तैयार है, उनकी पार्टी तैयार है। मेरे चारों मेहमानों को दिखाइए। मेरा उनसे निवेदन है कि मेरे पास सिर्फ 12 मिनट है सर, 3 मिनट आप सब लोगों के हैं, 3 मिनट्स ईच। गुरुप्रकाश जी आप बताएं सर, 3 मिनट आप बोलिए सर। जो मैंने सवाल पूछा था उसका अगर आप जवाब भी दें तो बढ़िया है। हाँ। कि जैसे ये जो नंबर आ जाएगा तो बहुत सारी जो उस वर्ग की उच्च जातियां हैं, उच्च मतलब करो प्रभावशाली या फायदा ले चुकी जाती है, उनको भी दिक्कत हो सकती है। नहीं, आपके सवाल का तो जवाब नीरज जी मैंने दे दिया है। अब आपको उस जवाब में अपना जवाब नहीं दिख रहा हो तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी देश के वंचित समाज के साथ, देश के दलित समाज के साथ, देश के पिछड़े समाज के साथ बहुत मजबूती से खड़ी है। और इस बात का परिचायक है कि वो या तो हमारे राष्ट्रपति की बात हो, या मंत्री परिषद में भागीदारी की बात हो, या संगठन की बात हो, तो ये कमिटमेंट हम लोगों का है। और ये कमिटमेंट अंत्योदय का आज का नहीं है, दीनदयाल उपाध्याय जी के जमाने का है। बहुत सारे इंटरवेंशंस आए थे, आदरणीय त्यागी जी का भी था, कि जस्टिस रोहिणी कमीशन। अब जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाना है और ओबीसी में भी बहुत सारे ऐसे समाज है जो पीछे छूट गए हैं। ये कल्पना किसने की, ये मंशा किसने की कि ओबीसी आरक्षण का लाभ सिर्फ एक जाति को नहीं मिले, जबकि विधिवत डिस्ट्रीब्यूट सभी जातियों में हो? इसके लिए जस्टिस रोहिणी कमीशन को बनाया गया था। इसका स्वागत करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस हुआ करता था। पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए, पिछड़े वर्गों पे कोई अत्याचार होता तो उसके निवारण के लिए एनसीबीसी को बनाया गया था, लेकिन बिल्कुल टूथलेस टाइगर था। एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा देने की बात हो तो पिछले 8 वर्षों में हुआ है। तो जो हमारा कमिटमेंट है ये दिखावटी नहीं है, ये सिंबोलिज्म नहीं है, रियलिज्म है। और रियलिज्म के आगे जाकर के बिहार में जातिगत जनगणना की बात हो रही है। बिहार में एक जाति है जिसका मैं उदाहरण यहां देना चाहता हूं, धानुक समाज है। इस धानुक समाज से आज तक किसी व्यक्ति को राज्यसभा नहीं भेजा गया था, पहली बार शंभू शरण पटेल जी को राज्यसभा भेजा गया है। तो सोशल इंजीनियरिंग की बात यहां समाप्त नहीं होती है। समाज के सभी वर्गों को सम्मान मिले, प्रतिनिधित्व मिले, हमें इसका प्रयास करना चाहिए। 10 सेकंड चाहता हूं आपसे नीरज जी। और जिन लोगों ने लगातार, अभी मैं सुन रहा था काका कालेलकर कमीशन था, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन, उसका गला किसने घोटा? मंडल कमीशन का सदन के पटल पे जिन लोगों ने विरोध किया, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने, आज केसी त्यागी जी की पार्टी उनके साथ खड़ी है। और इसके साथ साथ हमें यही बताना चाहिए कि लालू यादव जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने दलित समाज से आने वाले रामसुंदर दास को मुख्यमंत्री बनने से रोका। अभी कर्पूरी फॉर्मूला का जिक्र हुआ, बहुत अच्छी बात है, कर्पूरी ठाकुर जी का हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन लालू जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को अपमानित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। तो शुद्ध रूप से जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं वो परिवार के आगे निकले और विधिवत डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसकी चिंता करें। हम सब इसके पैरोकार हैं। जी दुबे जी, सर
2024 में कौन सा मुद्दा भारी पड़ेगा, मंदिर वाला या मंडल है कमंडल? देखिए, मैं तो मानता नहीं हूं कि ये मंदिर बनाम सर कह रहे हैं त्यागी जी के बनाऊंगा मैं तो। नहीं, त्यागी जी कहें या अमित शाह कहें कि हम मंदिर का मुद्दा बनाएंगे, उन्होंने कहा नहीं है। उन्होंने कहा 1 जनवरी को मंदिर की तारीख घोषित की है उन्होंने। उससे हम लोग उससे मतलब निकाल रहे हैं कि भाजपा मंदिर के मुद्दे को राष्ट्रीय मंच पे पेश करेगी और उसके आधार पर चुनाव लड़ेगी। मैं नहीं मानता हूं कि भाजपा केवल मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा ने 2014 का चुनाव भी राम मंदिर के मुद्दे पर नहीं लड़ा था। भाजपा ने 2019 का चुनाव भी राम मंदिर मुद्दे पर नहीं लड़ा था। और मैं मानता हूं भाजपा 2024 का चुनाव भी केवल राम मंदिर का मुद्दा उसका रहता है, उसके घोषणा पत्र में रहता है, हमेशा रहा है, उसको उठाया जाता रहेगा, उसकी चर्चा की जाती रहेगी। ये कहना कि सारे वोट राम मंदिर के मुद्दे पे ही मांगे जाएंगे, ये मैं इससे सहमत नहीं। मैं ये मानता हूं कि जातिगत जनगणना से कोई ऐसा मुद्दा बनेगा जिससे भाजपा विरोधी राजनीति की कोई बड़ी गोलबंदी हो पाएगी, मैं ये भी नहीं मानता हूं। त्यागी जी बताइए, दुबे जी नहीं मान रहे, कह रहे कि ये कोई इशू नहीं बनेगा। नीरज जी, आपकी बड़ी चिंता है कि पिछड़ी जातियों में 1, 2, 3 जातियां ऐसी हैं जो पूरे पिछड़ी जातियों का कोटा खा गई हैं। इस पर मैं भी आपसे एग्री करता हूं, लेकिन मेरे पास, मैं चूंकि चैनल में अकेला हूं जो पार्लियामेंट में रहा हूं, और इसलिए हाउस पैनल की एक रिपोर्ट आपकी जानकारी के लिए है जिसमें सोशल डाइवर्सिटी का जिक्र है। 2.6 जज फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी, 1.3 ST, 2.8 SC और 11% OBC, यानी कि टोटल जो है 20% हैं ये लोग और 80% हैं जनरल कैटेगरी के। तो थोड़ा उस पर भी अफसोस जाहिर कर दीजिए। नहीं सर, हुआ टोटल, आपने सर घुमा दिया, आपने घुमा दिया, मैंने तो ये कहा ही नहीं। मैं घुमाऊंगा, सवाल घुमा दिया आपने मेरा, घुमाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, सुनो, दूसरा पार्लियामेंट, हाँ मैं ये कह रहा हूँ, दूसरा पार्लियामेंट का पैनल कहता है कि ओबीसी रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट में PSU में ना के बराबर है, उसमें भी होना चाहिए। तो पार्लियामेंट के पैनल रोज अपनी सिफारिश जारी करते हैं। जी। एक भी वाइस चांसलर पिछड़ी जाति का नहीं है, इस पर आपकी चिंता नहीं है? नहीं सर, मेरा यादव बन जाएंगे। नहीं सर, मेरा सवाल घुमा दिया आपने, मेरा तो ये सवाल ही नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए 100 लोग हैं, उसमें से 60 लोग, चलो 70 लोग पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं किसी का। उस 70 में से आरक्षण का फायदा, संपत्ति का फायदा, प्रभाव का फायदा किसने ज्यादा लिया है, और उसके बाद जो बाकी उसी वर्ग के थे वंचित रह गए, मैं उनके बीच की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो अभी की परिस्थिति है उसमें 80% सवर्ण बने होंगे, तो वो तो डिफरेंट इशू है सर। अब मैं इसलिए करूँगा, आपने मेरे सवाल को घुमा दिया। कैसे नहीं, वो डिफरेंट कैसे? समाज का हिस्सा है नीरज जी। तो समाज का हिस्सा तो सर गरीब सवर्ण भी है ना, उसकी चिंता कौन कर रहा है? सवर्ण गरीब है ना, समाज का हिस्सा है ना सर। उसके लिए कोई आंदोलन किसी पार्टी ने किया आज तक? क्या सबसे पहले कि सारे पंडित जी बहुत रईस हैं, ऐसा है क्या? सब किसने किया? सुन लीजिए नीरज जी प्लीज। उसका किया हमारी और गुरु प्रकाश की पार्टी ने 2007 में स्वर्ण आयोग बनाया। देश में पहली बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में। क्या हुआ सर उसका? अनुशंसाएं लागू हो, उसका भी प्रयास किया। लेकिन आपको 3 यादवों के दरोगा बनने पर ऐतराज है। लेकिन नहीं सर, मुझे उस पर ऐतराज नहीं है। एक सेक्शन के हैं, उस पर ऐतराज नहीं है आपको? किसी पे ऐतराज नहीं है, चाहे जो बने। मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ, आप इसको ऐतराज के तौर पर इसलिए ले रहे हैं। कई बार आप जो है उत्तर प्रदेश सरकार का त्यागी जी, देखिए त्यागी, आप मुझसे बहुत आप मुझसे बहुत सीनियर हैं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, मुझसे ज्यादा ज्ञान है आपके पास, क्योंकि आप पार्लियामेंट में भी रह चुके हैं और ग्राउंड की पॉलिटिक्स की है। यूपी और बिहार में किसने सबसे ज्यादा फायदा उठाया इस चीज का, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है सर। वो फील गुड फैक्टर उनके बीच में चलता है कि इसका लाभ 80% है। बिल्कुल सही है, जो आज भी 80% है, जो आज भी 80% है। तो वही तो मैं कह रहा हूं सर। चलिए खैर, प्रदीप जी फाइनल कमेंट, एजेंडा बनेगा नहीं बनेगा, राम मंदिर में एजेंडा बनेगा नहीं बनेगा 2024 में? डिबेट तो सर इसी पे है। पहले त्यागी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लिया, बहुत अच्छा किया उन्होंने, बड़ा अच्छा सवाल उठाया। सवाल यह है कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार 32 साल से बिहार में, कर्पूरी ठाकुर फार्मूला क्यों नहीं लागू किया?
अगर वो सामाजिक न्याय का इतना बड़ा औजार था, उसको लागू क्यों नहीं किया? क्यों सवर्ण आयोग 2007 में बनाया और कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला याद नहीं आया? एक बात, इस गिनती में अगर ये आया कि यादवों की संख्या जितनी बताई जाती है, जो अनुमान है उससे कम है, तो आरजेडी को समझा पाएंगे क्या? क्योंकि ये कर्नाटक में हो चुका है। सिद्धारमैया ने जो कराया, गिनती कराई, उसकी रिपोर्ट इसलिए नहीं आई कि उसमें जो रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि लिंगायत और वोक्कालिगा की जो आबादी बताई जाती है, आबादी में अनुपात बताया जाता है, उससे कम है। उसका जो पॉलिटिकल फॉल आउट होता वो सरकार झेल नहीं पाती, इसलिए नहीं बताया। तो ये जो बातें हैं कि गिनती से जो है बदलाव आ जाएगा। दूसरी बात आपकी जो है 2024 में, मैं अभय जी की बात से सहमत हूं। देश की राजनीति मंडल और कमंडल से बहुत आगे जा चुकी है, और ये 2024 का चुनाव न तो मंडल पर लड़ा जाएगा न कमंडल पर लड़ा जाएगा। हालांकि दोनों पक्ष इस मुद्दे को उठाएंगे जरूर, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर विपक्ष को इस सत्तारूढ़ दल के खिलाफ एक अल्टरनेटिव विमर्श बताना पड़ेगा, एक वैकल्पिक विमर्श बताना पड़ेगा कि इनमें ये खराबी है, हम ये करना चाहते। और ये मुश्किल इसलिए है कि जितनी पार्टियां हैं सब कहीं ना कहीं सत्ता में है या सत्ता में रह चुकी है, तो इसलिए ये बात नहीं चलती कि हम सत्ता में आएंगे तो ऐसा करेंगे। अगर आप सत्ता में जहां हैं वहां करके दिखाएंगे तो आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। तो इसलिए ये अगर ये सोचकर नीतीश कुमार ने शुरू कराया है कि उनकी गिरती हुई लोकप्रियता और उनकी राजनीति जो जिस ओर जा रही है लगातार, उसमें कोई बदलाव आ जाएगा बड़ा इस जातीय गणना। प्रदीप जी रुक जाइए, सवाल सुनिए सर। आप कह रहे हैं कि ये न मंडल एजेंडा होगा न कमंडल एजेंडा होगा, महंगाई और बेरोजगारी को दुबे जी नहीं मानते कि कोई राष्ट्रीय एजेंडा है, तो राष्ट्रीय चुनाव लड़ा किस पे जाएगा? फिर फेस पे लड़ा जाएगा, फिर वही आ जाएगी बात। नहीं, बहुत से मुद्दे हैं। देखिए, मुद्दे ऐसा है, हर राजनीतिक दल एक टेस्ट बलून की तरह छोड़ती है, 8, 10, 12 मुद्दे छोड़ती है, फिर देखती है किसकी प्रतिध्वनि आ रही है, वो मुद्दा वो पार्टी उस मुद्दे को लेकर आगे जाती है। बीजेपी के पास जो है राष्ट्रवाद का मुद्दा है, सांस्कृतिक जो है पुनरुत्थान का मामला है, गवर्नेंस डिलीवरी का मुद्दा है। सरकार ने योजनाएं बनाई है, सेंट्रल स्कीम्स, उनको पारदर्शी ढंग से डिलीवरी का भी एक मुद्दा है सर। जी, डिलीवरी का भी एक मुद्दा है, उसको भी ध्यान रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोगों ने नैरेटिव्स बनाने की कोशिश की थी कोरोना से लेके पता नहीं क्या क्या, लेकिन सच्चाई ये थी कि जो बेनिफिशियरी वर्ग था उसने जिताया चुनाव। ये एक सच्चाई है कड़वी। बेनिफिशियरी वर्ग बन गया है, जो लाभ ले रहा है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उसका उनको फायदा हो रहा है। बहरहाल देखते हैं क्या इशू होता है 24 में, क्या होता है। जाति जनगणना बीजेपी भी कैसे इसको लेती है, सब बहुत सारे सवाल हैं, अभी आगे और डेवलप होंगे, फिर हम लोग कभी चर्चा करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।